वो लंबे कद और एक गहरे जिस्म का जाजिब नजर नौजवान था। बाकी दोनों अशखास हिंदी थे। इनमें एक बूढ़ा शख्स सरंगा दास था, जो हिंदुस्तान के मशरकी इलाके बंगाल से ताल्लुक़ रखता था। ये शख्स मुझे हबशी की तरह पुरस्कार नजर आता था। सरंगा दास बारोब शख्सियत का मालिक था और बहुत कम गो था। इसकी ज़ेरेलब मुस्कुराहट में बड़ा दबदबा था। वो दिन भर खला में घूरता रहता और किसी औरत की छोटी मूर्ति सामने रखकर माला पढ़ता रहता, इसे चूमता और ऊपर की जेब में रख लेता। इसके साथ एक बहुत ही हुसैन लड़की सरिता भी मौजूद थी। शर्मीली, नाजुक, तीखे खदोखाल, लानेसिया बाल और खिलता हुआ गंदमी रंग। वो बहुत सहमी हुई खामोश खामोश अपने बाबा के पहलू में बैठी रहती थी। वो एक ऐसी लड़की थी जिससे बात करने को खुद ब खुद दिल चाहे। इसके चेहरे पर हुज़्न, तकद्दुस और पाकीज़गी थी। वो एक ऐसा शादाब फूल थी जो डाल पर लटका हुआ हो और किसी हाथ ने इसे मिस न किया हो। खलासियों में एक का नाम जफर और दूसरे का शेख ताहिर था। ये दोनों ही पिस्ता कद और गट्ठे हुए जिस्मों के मालिक थे। समंदरी सफ़र में चूंकि एक उम्र गुजर गई थी, इसलिए वो दोनों हम लोगों के मुकाबले में निस्बतन कम परेशान थे। मैंने इन दोनों को हमेशा करीब करीब और मोहतात देखा था। अलबत्ता एक बात मैंने ख़ास तौर पर महसूस की, वो ये कि दोनों खलासी सियाफाम हबशी को कीना तो नज़रों से देखते थे, जैसे जहाज़ की तबाही का इस सियाफाम हबशी से कोई गहरा ताल्लुक़ रहा हो। समंदर 7 रोज़ तक हमारी लाइफ बूट से आंख मिचौली खेलता रहा। इस अरसे में हमारी हालत ना गुफ्ताबा हो गई। धूप की तमाज़त और रात की खुनकी ने हमारी जिल्द के रंग बदल दिए थे। लिबासों में एक अजीब सी बो बस गई थी। भूख और प्यास की शिद्दत ने होश व हवास मुअत्तल कर रखे थे। हर शख्स निढाल था। बेरहम आसमान सर पर था। बेरहम समंदर ताहद नज़र खरमस्तियाँ करता हुआ नजर आता था। हमारे पास जो थोड़ी बहुत ग़िज़ा थी वो ख़त्म हो चुकी थी। हुलिया जंगलियों जैसा हो गया था। फलोरा का हुसैन और शादाब चेहरा कमला गया था। मैं इससे दिलजोई की बातें करता तो वो एक फीकी मुस्कुराहट के साथ समंदर पर नजरें जमा देती। मैं इसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे बर्दाश्त और तहम्मुल की तलकीन करता तो वो घुटनों में सर रखकर हिचकियां लेने लगती। पास ही बैठी हुई हिंदी दोशीज़ा फलोरा से ज्यादा परेशान थी। हर शख्स भूख से तड़प रहा था, अपने अपने खुश्क हल्क तर करने के लिए मुस्तरब था। हर शख्स अलिफावी ने रहा था, सिवाय इस पर असरार किस्म के सियाह हबशी के। इसकी आंखें खुली रहती। शुरू की रातें जागते गुजर गईं, लेकिन 8वीं रात का जिक्र है कि हम सब ऊँघने लगे। एक को सोता देखकर दूसरे को तरगीब मिली। इस रात मेरी आंख भी लग गई। मैं फ्लोरा के करीब इसका हाथ अपने हाथ में लेकर सो गया। हिंदी दोशीज़ा भी फ्लोरा से लिपटी हुई थी। हुआ इसकी सब साड़ी बार बार उड़ा देती थी। अब उसने कुछ इस तरह इसे बांध लिया था कि सोते में तेज हुआएं इससे छेड़खानी से बाज रहने लगी। कुछ खटखटाहट हुई तो मेरी आंख खुल गई। मेरी छठी हिस्स ने कोई खतरा सूंघ लिया था। मैंने आंखें खोल कर देखा तो सियाफाम हबशी को बदस्तूर जागता पाया। तारीकी में इसका हैबतनाक चेहरा कुछ ज्यादा ही भयानक लग रहा था। इस वक्त उसकी बड़ी बड़ी खौफनाक नजरें यहूदी पर जिमी हुई थी, जो इसके करीब ही लाइफ बूट में पड़ा हुआ था। ये कोई ऐसी खतरे की बात नहीं थी। इसके बावजूद में न जाने क्यों पलकों की झड़ी से सियाफाम हबशी की हरकत व सकनात घूरता रहा। किसी अंदेशे के पेश नज़र मेरे दिल की हालत गैर हो गई। मैं हबशी को देखता रहा। वो कुछ देर तक यहूदी को नफरत से घूरता रहा। फिर उसने एहतियात से दूसरे मुसाफिरों पर नजर डाली। फिर आहिस्ता से उठकर एक खलासी के करीब गया और झुककर कुछ टटोलता रहा। वो जब दोबारा खड़ा हुआ तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मुझे शुबा हुआ कि वो कहीं मेरी तरफ तो नहीं आ रहा है। इसके हाथ में खुला हुआ खंजर था। मैं पूरी तरह मुस्तैद हो गया। हबशी ने वो खंजर खलासी की पेटी से निकाला था। खौफ से मेरा बुरा हाल था, मगर वो मेरी तरफ आने के बजाय यहूदी के करीब गया
और उसे गौर से घूरने लगा। मैं चुपचाप दम साधे पड़ा रहा। हबशी ने एक बार फिर सरसरी नजरों से सोते हुए बाकी अफराद को देखा, फिर एक घटना टेक कर यहूदी के सीधे हाथ की जानिब बैठ गया। हबशी अब हर तरफ से बेनियाज था। उसने खंजर वाला हाथ फिजा में बुलंद किया और अलिफाल्टी हाथ को पूरी कुव्वत के साथ यहूदी के मुंह पर रख दिया और आन वाहिद में खंजर उसके सीने में पैवस्त कर दिया। मेरी आंखें दहशत से बंद होने लगी। हबशी एक के बाद दीगरे यहूदी पर खंजर के वार कर रहा था। इसका उल्टा हाथ पूरी कुव्वत से यहूदी के मुंह पर जमा हुआ था। यहूदी का जिस्म किसी माही बेआब की तरह तड़प तड़प कर साकित हो गया। इसके बाद मैंने जो मंजर देखा, इस पर शायद ही ये पढ़ने वाले यकीन करें, मगर इसका तस्वुर आज भी मेरे रूंगटे खड़े कर देता है। सियाफाम हबशी ने यहूदी की रान से गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा काटा और इस तरह खाने लगा जैसे लजीज रोस्ट खा रहा हो। गोश्त खाने के साथ साथ वो बार बार यहूदी के जिस्म पर मुंह मारता था। एक बार हल्की सपर सपर की आवाज उभरी तो मेरा जी अलिफाल्टने लगा। आह, वो दरिंदा सिफत हबशी यहूदी के खून से अपनी प्यास बुझा रहा था। आध घंटे तक मैं बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। हबशी जब पेट भर कर यहूदी का गोश्त खा चुका तो इसने एक लंबी और कराहत आमेज डकार ली। खंजर दोबारा खलासी की पेटी में ओरसने के बाद इसने समंदर के पानी से मुंह हाथ धोया, फिर एक तरफ सिमट कर लेट गया। ये सब कुछ इतनी तेजी और आसानी से हो गया कि किसी को कानों कान खबर न हुई। एक में ही बदनसीब था जो दरिंदगी का ये इंसानियत सोज खेल देखने के लिए जाग रहा था। इस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरी जिंदगी की वो तवील तरीन रात थी। कभी आंख लग जाती तो तस्वुर में यहूदी का फड़फड़ाता जिस्म उभरता। आंखें खुली रखता तो उसकी खून आलूद लाश नजर आती। मेरा ख्याल था कि जब दूसरे बदकिस्मत मुसाफिर बेदार होंगे और लाइफ बूट पर अपने एक साथी की लाश देखेंगे तो बाज पर्स करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अली अलसबा जब वो बेदार हुए तो एक सानिये के लिए मैं हक्का बका रह गया। उन्होंने कुछ देर तवक्कुफ किया, एक दूसरे का मुंह देखते रहे। फिर खलासी शेख ताहिर नदीदों की तरह लाश पर टूट पड़ा। इसकी तकलीद दूसरे खलासी ने की और देखते ही देखते हिंदी सरंगा और सरिता के सवा सब लोग लाश पर टूट पड़े। वो इसके जिस्म का गोश्त नोच नोच कर और काट काट कर जानवरों की तरह खाने में मसरूफ थे। फलोरा भी वहां थी। मैंने खुद पर जब्र किया, लेकिन जब इश्तिहा हद से बढ़ी तो मैं इंसान से दरिंदा बन गया और झपट कर यहूदी की लाश पर टूट पड़ा। अकड़े हुए कुछ गोश्त का टुकड़ा जब मैंने पहली बार दांतों तले दबाया तो मेरा जी मतला गया। मुझे कराहत का शदीद हसास हुआ, लेकिन ये सब वक्ती बातें थीं। पेट भरने और जिंदगी बरकरार रखने की खातिर इंसान बड़े से बड़ा गुनाह कर गुजरता है। इंसानी गोश्त भी हकीकत रखता था। यहूदी का गोश्त खाते वक्त मैंने एक बार कनखियों से हबशी की तरफ देखा, जो एक बूटी लिए बड़ी देर से चबा रहा था। सिर्फ सरंगा और सरिता दोनों मुंह फेरे अलहदा बैठे हुए थे। वो इस दरिंदगी में शरीक नहीं थे। मुझे इस बूढ़े और लड़की के ज़ब्त और तहम्मुल पर हैरत हुई। खलासी शेख ताहिर ने इसे आवाज दी, सरंगा, मजबूरी है, आओ अपने पेट का जहन्नम भर लो, वरना पछताओगे। बूढ़े सरंगा ने जवाब में नफरत से मुंह फेर लिया। बूढ़े से कहा, हाँ हाँ आ जाओ, फिर ये गोश्त बेकार हो जाएगा। ना जाने कब तक हमें भूखा रहना पड़े। तुम नहीं आते तो लड़की को भेज दो। तुम कुत्ते हो, सरंगा ने हकारत से कहा। मैं एक माँ इसी तरह रह सकता हूं। सरिता में भी तुम सबसे ज्यादा कुव्वत बर्दाश्त है। तुम पछताओगे। डॉक्टर जवाद ने कहा, मैं मर जाना बेहतर समझता हूं। शेख ताहिर ने सरगोशी में मुस्कुराते हुए हमसे कहा, तो फिर हम कुछ दिन और जिंदा रह लेंगे। बूढ़े ने ये बात नहीं सुनी। उसने गोश्त को हाथ नहीं लगाया।
सरिता आमादा नजर आती थी, मगर वो बूढ़े सरंगा से कुछ ज्यादा ही खौफजदा मालूम होती थी। मुझे एहसास है कि एक इंसान का दूसरे इंसान को फाड़ खाना संगीन तरीन गुनाह है, लेकिन हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। हमारी जगह कोई भी होता तो यही करता। मुसलसल फाकों ने हमें दरिंदा बना दिया था। अगर सियाफाम हबशी पहल न करता तो ऐन मुमकिन था कि ये लर्जा खेज काम हम में से किसी और को बिलाखिर अंजाम देना पड़ता। गर्जे के जब हम में से हर शख्स यहूदी के जिस्म का गोश्त हल्क तक ठूस चुका तो तय हुआ कि इसकी लाश का बाकी मांदा हिस्सा जवाब हड्डियों के पिंजर पर मुश्तमिल रह गया था। समंदरी जानवरों के हवाले कर दिया जाए। ये मशवरा सबसे पहले फ्लोरा ने दिया था, जो शिकम सिरी के बाद अब लाश देखकर खौफजदा हो रही थी। डॉक्टर ने फ्लोरा के मशवरे की तायीद की। इसका ख्याल था अगर लाश लाइफ बूट पर रहने दी गई तो इसका ताफुन दूसरों की बीमारी या किसी वबा का बाइस बन सकता है। हम में से हर शख्स इस बात पर मुत्तफिक हो गया, लेकिन पर असरार कातिल और सियाफाम हबशी ने इस वक्त भी खामोशी इख्तियार कर रखी थी। इसकी नज़रें अब भी यहूदी के भयानक चेहरे और अलिफादिली हुए जिस्म पर मरकूज थी। डॉक्टर ने जब एक खलासी की मदद से यहूदी की लाश उठाना चाही तो वो पुरअसरार हबशी, जो 8 रोज तक अपनी जबान को तालू से चिपकाए रहने पर कादिर था, चुप न रह सका। इसने टूटी फूटी अंग्रेजी में डॉक्टर को मुखातिब किया। डॉक्टर, लाश को समंदर में मत फेंको, ये हमारे लिए कारामद साबित होगी। हर शख्स को हबशी के बोलने पर ताजुब हुआ और सबकी निगाहें उसके चेहरे की जानिब उठ गई। डॉक्टर ने वजह दरियाफ्त की तो हबशी ने आसमान की तरफ नजरें उठाए, फिर कुछ बदबदनी के बाद खौफनाक अंदाज में डॉक्टर से बोला, अभी वजह मत पूछो, सूरज को सर पर आने दो, फिर तुम्हें मालूम होगा कि इस बदबख्त की लाश हमारे लिए कितनी कीमती है। मुझे एक मौका दो, जो मैं कहता हूं इस पर अमल करो। खामोश रहो। डॉक्टर ने कुछ ना समझते हुए अपने शाने उचकाए और लाश को दोबारा लाइफ बूट में छोड़ दिया। हबशी से किसी ने फिर कोई सवाल नहीं किया। मेरी तरह शायद कभी इससे खाइफ थे। फ्लोरा मुझसे चुपकी हुई थी। हबशी ने नजरें समंदर की तरफ घुमाई तो इसने बहुत आहिस्ता से सरगोशी की। जाबिर, मुझे ये हबशी कोई बहुत खतरनाक शख्स लगता है, मगर इसका वजूद हमारे लिए एतमाद का बाइस है। शायद ये हमारी कोई मदद कर सकी। मदद वो कैसे? मैंने आहिस्तगी से मुस्कराकर पूछा। इसकी आंखों को गौर से देखो, इनमें साहिराना चमक है। सारी दोपहर को सूरज से आंखें लड़ाता है। मैंने डरबन का सफर कई बार किया है। अफ्रीकी जादूगरों के बारे में मैंने बहुत कुछ मालूम किया। तुम नहीं जानते, वो बड़ी पुरस्कार कुव्वतों के मालिक होते हैं। इस जमाने में ये बातें समझ में नहीं आती, लेकिन अफ्रीका में जगह जगह इसका चर्चा है। ये हबशी भी कोई जादूगर मालूम होता है। ऐसे लोगों के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं होती। क्या तुमने गौर किया कि वो गुज़िश्ता सख्त दिनों में एक लम्हे भी फिक्रमंद नजर नहीं आया? फ्लोरा ने कहा। फ्लोरा की बातों ने मेरे खदशात को हुआ दी। अफ्रीका की घनी और तारीख बस्तियों के असरार के मुतालिक सुना ही सुना था कि इन लोगों की दुनिया ही अजीब है। वो सारी दुनिया के लोगों से मुख्तलिफ हैं। इनके अकीदों, रस्मों रिवाज की बुनियाद तो हमत पर है। सुना था कि उनके काले का कोई मंतर नहीं होता। जहाज के अंदोहनाक हादसे और फ्लोरा की ज़बानी तारीख, अफ्रीका के पुरअसरार वाक़यात सुनकर मैं डावाडोल हो गया और तो हम के रीले में बह गया। हम दोनों इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि गिरुंडेल हबशी ने एकदम पलटकर खूनख्वार अंदाज में फ्लोरा की जानिब निगाहें अलिफाटे। फ्लोरा ने वो तमाम बातें इतनी आहिस्ता की थी कि उनका हबशी के कानों तक पहुंचना मुहाल था, लेकिन इसकी वहशत देखकर अंदाजा हुआ था कि इसने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। फ्लोरा मेरी तरफ मुतवज्जे थी, इसलिए वो हबशी की खौफ
नाक नजरें न देख सकी। चंद लम्हों तक वो इसी तरह आंखें निकाले बैठा रहा। फिर उसकी निगाहों की दहशत किसी कदर कम हुई। उसने नफरत भरे अंदाज में मुझे मुखातिब किया। अपनी औरत को समझाओ, मैं शोहरत पसंद नहीं करता। मुकद्दस देवता की नजरें दिल का हाल भी पढ़ लेती हैं। अपनी औरत को खामोश रहने की हिदायत कर। हबशी की बात सुनकर मैं हैरत ज़दा रह गया। मैं हर एतबार से एक मुकम्मल अरब नजर आता था। मुझे हैरत थी कि जहाज पर मेरी इससे मुलाकात भी नहीं हुई थी। फिर इसे कैसे इल्म हो गया कि मैं टूटी फूटी अफ्रीकी ज़बान बोल सकता हूँ। यकीनन फ्लोरा का ख्याल दुरुस्त था। मैंने इसे अदब से जवाब दिया, मैं अपनी औरत को समझा दूंगा, तुम मुतमईन रहो। जाबिर, फ्लोरा ने सहमती हुए पूछा, ये तुमसे क्या कह रहा था? तुम इसके बारे में कुछ मत पूछो, जुबान बंद रखो। जो कुछ तुम कहती हुआ से मालूम हो जाता है। इसके कान बहुत बड़े हैं, कोई और बात करो, मैंने इसे समझाया। फ्लोरा ने गिगाकर हबशी की समत देखा, फिर किसी डर से नजरें झुका ले। मैंने इसे दूसरी बातों में लगा लिया। हम सबको इस बात का इंतजार था कि सूरज सर पर आए तो हबशी को टटोला जाए। चुनांचे जैसे जैसे सूरज बुलंद होता जाता था, हमारा इज़्तिराब बढ़ता जाता था। जब सूरज जहाज समत छा गया और आस की किरणें जिस्म में चुभने लगी, तो डॉक्टर ने हबशी को मुखातिब किया। इसका लहजा बड़ा नरम था। मेरे दोस्त अभिलाष के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है? हबशी ने एक नज़र आग उगलते हुए सूरज पर डाली, फिर अपनी जगह से उठा जहाज के एक खलासी की जानिब इशारा करके इसने खंजर मांगा। फिर यहूदी की लाश के नज़दीक बैठकर बड़ी चाबुक दस्ती से इसकी आंखें निकालने लगा। इसका यह अमल बड़ा जारहाना था। ऐसा मालूम होता था जैसे इसे इस काम में महारतनामा हासिल हो। हम सब की नजरें इसके चेहरे पर जिमी हुई थी, हड्डियों के हलके के अंदर धंसी हुई बेजान आंखें आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही थी। डॉक्टर जवाद बड़ी तवज्जो से ये सब कुछ देख रहा था। यकलख्त वो वहशतनाक अंदाज में चलाया, ये जुल्म है, दरिंदगी है, तुम सब वहशी और पागल हो गए हो। फिर इससे कब्ल के हम दखल देते कि डॉक्टर जवाद को ना जाने क्या हुआ। इसने चीते की सी फुर्ती से हबशी पर छलांग लगा दी। हबशी लड़खड़ाया, मगर दूसरे ही लम्हे इसकी भरपूर लात डॉक्टर के पेट पर पड़ी तो वो तिलमिलाकर लाइफ बूट के दरमियान में गिरा। दोबारा संभल कर खड़ा हुआ, लेकिन हमला करने का इरादा कर ही रहा था कि इसके कदम रुक गए, जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने इसे जकड़ लिया हो। वो आगे बढ़ने के लिए पांव चलाता रहा, फिर तीवरा कर बेहोश हो गया। हबशी ने लापरवाही से अपना अमल जारी रखा। मैंने डॉक्टर को देखकर हबशी की खुशनुदी हासिल करने के लिए डरते डरते पूछा, नहीं, अलबत्ता ये ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। हबशी ने उखड़ लहजे में जवाब दिया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हबशी से कुछ और पूछूं या उठकर डॉक्टर की नब्ज देखूं। किसी में जुरत नहीं थी, सब दम बखुद थे। हबशी ने यहूदी की दोनों आंखें निकालकर खंजर खलासी की तरफ फेंक दिया और अलिफाटे कर खड़ा हो गया। दोनों बेजान आंखों को इसने अपनी दोनों हथेलियों पर रखा, हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके अपनी जबान में बदबदनी लगा। इसकी आवाज लम्हा बाला भयानक होती जा रही थी। नजरें सूरज पर जिमी हुई थीं। वहशत के आसार जब इसके चेहरे पर गहरे हो गए तो इसने अचानक दोनों आंखों को समंदर में फेंका और घुटने टेक कर अपना सर लाइफ बूट से टकराने लगा। वो किसी इबादत में मसरूफ था। देखते ही देखते तूफानी हवाओं के झक्कड़ चलने लगे और कुश्ती बुरी तरह डोलने लगी। फिर यह हुआ कि लाइफ बूट का रुख हुआ ने मोड़ दिया। यूं ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हम किसी जवार भाटा की जद में आ गए हों। फ्लोरा मुझसे और सरिता फ्लोरा से लिपटी हुई थी। मैंने इन दोनों को पनाह दी थी। बूढ़ा सरंगा बड़ी दिलचस्पी और इन्हिमाक से यह तमाशा देख रहा था। तूफानी हवाओं ने खसो खाशाक के मानिंद लाइफ बूट को उड़ाना शुरू कर दिया था। हबशी की इबादत का अजीब व गरीब अमल जारी था।
لائف بوٹ کے تمام مسافر ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک سیاہ فام حبشی نے اپنی عبادت ختم کی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔